एवरीवन, मेरा नाम है चानी कनिक, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सिलेक्टेबल मार्कर एंड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन फ्रॉम द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। अब ये टॉपिक मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि आई हैव ऑब्जर्व कि मैक्सिमम बच्चे इसके एमसीक्यूज में गलतियां करते हैं और कंफ्यूजन्स रहती हैं बहुत ज्यादा कि कौन सा पर्टिकुलर सेल कौन सी एंटीबायोटिक मीडियम में सर्वाइव करेगा नहीं करेगा। तो ये सारे कंफ्यूजन्स हम आज दूर करेंगे और फिर उसके बाद हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के एमसीक्यूज भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो कि एनसीईआरटी में ये जो आपको एक दो पैराग्राफ्स दिए हैं, इनको हम लोग कैसे कंसेप्चुअली समझ सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से हम समझते हैं कि देखिए यहां पर जो कुछ भी काम चल रहा है, जो हम किताब में पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअल में लैब में चल रहा है। ओके, अब लैब में आप क्या चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट बने और बल्क में बने आपका प्रोडक्ट। ठीक है, आप कुछ भी बना रहे हो सकते हैं, हार्मोन या फिर एंजाइम आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आप वहां पर क्या चाहोगे, आप ये चाहोगे कि जिस पर्टिकुलर सेल में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसके अंदर गया है, वही ग्रो करे, वही मल्टीप्लाई करे, है ना। फॉर एग्जांपल आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, फॉरेन डीएनए लिया, उसको आपके वेक्टर दैट इज प्लाज्मिड के ऊपर जोड़ दिया। अब ये प्लाज्मिड जो है अपने सेल्स के अंदर एंटर करवाया। अब आप चाहेंगे कि जिन सेल्स के अंदर आपका ये फॉरेन डीएनए एंटर हुआ है, वही वाले सेल्स मल्टीप्लाई करें, जिनके अंदर नहीं गया है ये, वो ग्रो ना करें, है ना। सो उसके लिए हम पता कैसे लगाएंगे। आप तो ये सारा काम लैब में कर रहे हो ना, टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो, और उसके अंदर जो ई कोलाई है वो आपको ऐसे दिखेंगे थोड़ी कि इस ई कोलाई में गया है, इसमें नहीं गया है। तो उसका क्या तरीका होता है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में सिलेक्टेबल मार्कर का क्या रोल होता है, यही हमें समझना है। तो सबसे पहले तो देखो, क्योंकि लैब में टेस्ट ट्यूब में काम हो रहा है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे सेल्स ऐसे हों जिनके अंदर आपका प्लाज्मिड एंटर करे ही ना। दैट मींस कि जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है। तो जिस सेल में ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ है, मतलब कि जैसे ये ई कोलाई आपको दिख रहा है, इसमें तो आपका प्लाज्मिड एंटर ही नहीं किया है, वेक्टर गया ही नहीं है। सो इस केस में ये क्या हो जाएगा, आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ऐसी पॉसिबिलिटीज तो रहेंगी ही हमेशा, क्योंकि कभी भी 100% सक्सेस रेट तो आपको मिलेगा नहीं। बहुत सारे सेल्स होंगे जिनमें कि प्लाज्मिड नहीं जाएगा। सो ये हो गया आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि यहां पर आपका वेक्टर तो आ गया है, दैट मींस कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है, इसमें भी आपका वेक्टर है, दैट मींस ये भी ट्रांसफॉर्मेंट है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस तरीके से ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, ये दोनों ही ट्रांसफॉर्मेंट्स कहलाएंगे। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस ये होगा कि ये भी ट्रांसफॉर्मेंट है। अब ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेंट है, इसके अंदर आपका जो डीएनए है, फॉरेन डीएनए, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट था, वो तो इसके अंदर गया ही नहीं है, सिर्फ खाली प्लाज्मिड चला गया है, जिसके ऊपर आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जो डीएनए था, वो लगा ही हुआ नहीं है। सो खाली प्लाज्मिड इसने ले लिया है। तो ये है तो ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि वेक्टर उसके अंदर एंटर किया है, बट दिस इज नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना है, दैट इज व्हाई हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट। ओके, दिस इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब इस पर्टिकुलर केस में आपको दिख रहा है कि इसमें जो आपका डीएनए है, मतलब कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसमें एंटर किया है, जो आप जीन ऑफ इंटरेस्ट इस पे जोड़ना चाहते थे वो इसके ऊपर लग गया है। दैट मींस कि दिस वन इज रिकॉम्बिनेंट। ये क्या है, ये आपका रिकॉम्बिनेंट है। और लैब में जब आप काम कर रहे हैं, जब आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किस में होगा, आपका इस पर्टिकुलर सेल में इंटरेस्ट होगा। आप ये चाहोगे लैब में कि ये जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, यही ग्रो करे, यही मल्टीप्लाई करे, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है बल्क में बढ़िया से बन जाए। अब ये हम कैसे पता लगाएं लैब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो ये तीनों तरह के सेल्स हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में ये तीनों तरह के ई कोलाई हैं। अब आपको कैसे पता कि कौन सा वाला क्या है, सो उसके लिए हम यूज करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स। और जो सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं बच्चों, वो एक्चुअल में दे आर लाइक टैग्स। वो कैसे हैं, वो टैग के जैसे हैं। उनकी वजह से हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में हमारा ट्रांसफॉर्मेंट कौन है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन है, और कौन सा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ये सारी बातें हमें सिलेक्टेबल मार्कर के थ्रू पता लग जाएगी। तो सिलेक्टेबल मार्कर एक्चुअल में होता क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर का काम क्या होता है। सिलेक्टेबल मार्कर किसी भी वेक्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो कि हमें ये सब पता लगाने में हेल्प करती है। तो सिलेक्टेबल मार्कर का मेजर फंक्शन क्या है, ये आप सबको पता होना चाहिए। दैट सिलेक्टेबल मार्कर का मेन फंक्शन है आइडेंटिफाई करना
और एलिमिनेट करना किसको, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। तो वो क्या करता है, सिलेक्टेबल मार्कर आइडेंटिफाई करता है और एलिमिनेट कर देता है। किसको एलिमिनेट कर देता है, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, ठीक है, ताकि वो हमारा ग्रो ना करे, बिकॉज वी हैव टू मेक द प्रोडक्ट, दैट इज अवर मोटो। वो हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बने, ठीक है, तो उसको हमने एलिमिनेट करवाने का काम किसको सौंप दिया, सिलेक्टेबल मार्कर को। दूसरा ये क्या करेगा, ये सिलेक्टिव ग्रोथ करवाएगा, सिलेक्टिव ग्रोथ करवाएगा। किसकी सिलेक्टिव ग्रोथ करवाएगा, ये सिलेक्टिव ग्रोथ करवाएगा हमारे रिकॉम्बिनेंट की, रिकॉम्बिनेंट की। हमको पता चल गया कि हमारा रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे रिकॉम्बिनेंट की ग्रोथ ये करवाने में हमें हेल्प करेगा। उसके अलावा सिलेक्टेबल मार्कर्स होते क्या है, हम किनको यूज कर सकते हैं एज सिलेक्टेबल मार्कर्स, मतलब कि क्या होता है सिलेक्टेबल मार्कर, मैंने तो बोल दिया कि एक टैग है, बट है क्या एक्चुअल में। सो सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पे हम उन जीन्स को यूज करते हैं जो कि एनकोड करते हैं, द जीन्स विच आर एनकोडिंग, ठीक है, कौन से जीन्स को हम यूज कर रहे हैं, द जीन्स एनकोडिंग, जीन्स विच आर एनकोडिंग। किसके लिए एनकोडिंग कर रहे हैं, वो जीन्स विच आर एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, है ना, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं, ठीक है। सो वी यूज द जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। कौन सी एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस वाले जीन्स हम ले रहे हैं, तो एंटीबायोटिक्स जैसे कि आपकी एम्पिसिलिन, ठीक है, कौन सी एंटीबायोटिक्स, आपकी एम्पिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ओके, टेट्रासाइक्लिन, या फिर आपकी कैनामाइसिन हो गई, कैनामाइसिन, कैनामाइसिन, और क्लोरामफेनिकॉल हो गई। सो ये सारी एंटीबायोटिक्स को हम यूज कर रहे हैं, ओके। दीज एंटीबायोटिक के ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है उनको हम यूज कर रहे हैं। तो कौन से जीन्स को हमने यूज किया, वो जीन्स को हमने यूज किया जो कि इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, उनको हम यहां पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो अब कैसे ये काम होगा वो हम लोगों को देखना है कि हमने अपना सिलेक्टेबल मार्कर तो चूज कर लिया कि ठीक है हमने ये वाले जीन्स सिलेक्ट किए हैं फॉर एज सिलेक्टेबल मार्कर। अब ये काम कैसे करते हैं वो भी जरा देख लो यहाँ पर। सो ये है हमारा प्लाज्मिड, आप सब जानते हैं अपने वेक्टर PBr 322 को, उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, उसके ऊपर हम लगाते हैं अपने सिलेक्टेबल मार्कर्स। कौन कौन से सिलेक्टेबल मार्कर्स हमने उसके ऊपर लगाए हैं, सो वी हैव यूज्ड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, क्या क्या यूज किया हमने, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन यूज किया यहाँ पर। ये यहाँ पर जो मेरा सिलेक्टेबल मार्कर है एक, ये कौन सा है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है जो कि एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। दूसरा मैंने सिलेक्टेबल मार्कर यहाँ पर कौन सा यूज किया है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन मतलब कि जो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट यहाँ पर हमें रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा। ऐसे जीन्स हमने यूज किए हैं एज सिलेक्टेबल मार्कर्स। अब इनको हम कैसे यूज करें, क्या क्या तरीके हो सकते हैं इनको यूज करने के, वो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। सो वन बाय वन लेट्स हैव अ लुक एट टू थिंग्स दैट हैव बीन गिवन इन योर एनसीईआरटी। एक दिया हुआ है आपको प्लेटिंग मेथड, रेप्लिका प्लेटिंग मेथड, दूसरी दी हुई है आपको ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग मेथड। तो उनके थ्रू हम कैसे पता लगाएंगे हमारे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट देन नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में, वो हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। सो ये तीन पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। लैब में जब आप ग्रो कर रहे हो तो आपके पास ये तीन पॉसिबिलिटीज आएंगे। अब मैं नंबर दे देती हूँ कि ये वाली जो कॉलोनी होगी ई कोलाई की जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ है, ये है नंबर 1 कॉलोनी। ये वाली जो कॉलोनी है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है लेकिन आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया है, दैट मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर नहीं है, सिर्फ वेक्टर आया इसके अंदर, ये है हमारी दूसरे नंबर की कॉलोनी। और ये है हमारी थर्ड नंबर की कॉलोनी जिसके अंदर आपका ये जो रेड से मैंने बताया है ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये इसके अंदर आया है, दैट मीन्स दिस इज रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। इतनी बात समझ में आई आप सभी को। तो इनके बीच में हम लोग कैसे डिफरेंस पता लगाने वाले हैं ये देखते हैं अब इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले तो यहां पर देयर इज अ प्लेटिंग सिस्टम दैट वी आर डूइंग हियर। सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो हमारे जिस पर्टिकुलर मीडियम में, जो टेस्ट ट्यूब में हमारे ये सारे सेल्स ग्रो हो रहे थे, उस टेस्ट ट्यूब में से हमने इसी पर्टिकुलर मीडियम को पेट्री डिश में ले लिया, ठीक है। हमने ये सारे सेल्स को ले लिया पेट्री डिश में, पेट्री डिश के अंदर हमने न्यूट्रिएंट मीडियम डाला और न्यूट्रिएंट मीडियम में अब हमने कॉलोनीज को ग्रो करवाना शुरू किया। तो हमारे पास सबसे पहले तो ये जो ऊपर आपको प्लेट दिख रही है, ये कौन सी प्लेट है, ये है मास्टर प्लेट,
ठीक है, विच प्लेट इज दिस? दिस इज मास्टर प्लेट। अब मास्टर प्लेट में हमने क्या किया, मास्टर प्लेट में हमने कॉलोनीज को मार्क कर दिया, मतलब कि ये वाली जो कॉलोनी है ये हो गई फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 कॉलोनी। ठीक है, ऐसे बहुत सारी कॉलोनीज आएंगी जब आप ग्रो करोगे ना पेट्री डिश में, तो वो तो एक्चुअल में कुछ आपको ऐसी दिखेगी, उसमें ऐसी ढेर सारी कॉलोनीज बैक्टीरिया की आपको उसमें ग्रो होती हुई दिखेंगी, ई कोलाई की। लेकिन हम अपनी स्टडी के पर्पज से यहाँ पर उनको ऐसे नंबर दे रहे हैं। सो ये नंबर 1 कॉलोनी हो गई किसकी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की। फिर मैंने ली है यहाँ पर नंबर 2 कॉलोनी, जो कि यहाँ पर आपको दिख रही है कि ये हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स तो हैं बट दे आर नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। और फिर हमने ले ली नंबर 3 कॉलोनी, जो कि ट्रांसफॉर्मेंट भी है और रिकॉम्बिनेंट भी है। तो ऐसे 3 कॉलोनीज हमने ग्रो करी हैं किस पे, ये अपनी मास्टर प्लेट पे। मास्टर प्लेट में हमने क्या डाला, न्यूट्रिएंट मीडियम डाला और सेल्स को ग्रो करना शुरू किया। नाउ व्हाट वी डू इज कि हम ऐसी ही तरीके की 2 प्लेट्स और बनाते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो मेक 2 प्लेट्स लाइक इट एंड हम उनको बोलते हैं रेप्लिका प्लेट्स। ठीक है, हमने क्या किया, रेप्लिका प्लेट्स बनाई। रेप्लिका प्लेट का मतलब क्या होता है, रेप्लिका प्लेट का मतलब होता है कि जैसी ये मास्टर प्लेट है ऐसी की ऐसी 2 और प्लेट्स बनाओ, जिसमें कि जहां पर नंबर 1 कॉलोनी ग्रो हो रही है वहां पर इसमें भी नंबर 1 वहीं पर ग्रो हो रही हो, सेकेंड कॉलोनी जहां इसमें भी वहीं पर हो, तीसरी भी उसी जगह पर हो, वो होती है आपकी रेप्लिका प्लेट्स। तो इस तरीके से हमने बना ली 2 रेप्लिका प्लेट्स। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, एक रेप्लिका प्लेट में हमने डाली एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन। ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम तो है ही उनके ग्रो करने के लिए, उसके अलावा मैंने एक प्लेट में डाल दी है अपनी एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन। ठीक है, कौन सी एंटीबायोटिक डाली, एम्पिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक। और इसके अंदर मैंने कौन सी एंटीबायोटिक डाली है, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन। अब आप लोग ही मुझे बताओगे कि कौन सी पर्टिकुलर कॉलोनी किसके अंदर ग्रो कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूं अपने फर्स्ट वाली की। अब इसके अंदर तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, इसके अंदर कोई आपका प्लाज्मिड नहीं आया है, दैट मींस के इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ही नहीं है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन आया ही नहीं है। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर कॉलोनी को अगर हम इस प्लेट पे देखेंगे तो इसमें एम्पिसिलिन मैंने एंटीबायोटिक डाली है। अब नंबर 1 कॉलोनी के पास तो कोई भी रेजिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन आया ही नहीं है, उसके पास तो वेक्टर ही नहीं आया। सो दैट इज व्हाई व्हाट विल हैपन, ये जो नंबर 1 कॉलोनी है ये यहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। दोनों ही केसेस में टेट्रासाइक्लिन मीडियम में भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन में भी उसके पास रेजिस्टेंस नहीं है। सो क्योंकि उसके अंदर वेक्टर आया ही नहीं है तो इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अब अगर मैं बात करूं यहां पर दूसरी कॉलोनी की, सो दूसरी कॉलोनी जो है उसमें आपको दिख रहा है कि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है, इट हैज गॉट एम्प-आर आल्सो एंड इट हैज गॉट TETR also, that means टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी इसके पास मौजूद है। तो जो दूसरे नंबर की कॉलोनी है, अब आप मुझे बताओ कि क्या वो एम्पिसिलिन वाले मीडियम में ग्रो कर पाएगी। एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक मैंने जिसके अंदर डाली है उसमें वो ग्रो कर पाएगी क्या, यस कर पाएगी। क्यों, क्योंकि उसके पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। सो दैट इज व्हाई सेकेंड कॉलोनी यहां पर सर्वाइव करेगी। फिर अगर मैं बात करूं कि टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन में इस वाली प्लेट पे कर पाएगी क्या, तो इस प्लेट पे भी वो सर्वाइव करेगी। कैसे करेगी, क्योंकि उसके पास टेट्रासाइक्लिन का भी रेजिस्टेंस मौजूद है। सो दैट इज व्हाई दिस विल बी एबल टू सर्वाइव ऑन बोथ द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के ऊपर वो सर्वाइव करेगी। अब बात आती है हमारी तीसरी कॉलोनी की। अब ये जो तीसरी कॉलोनी है इसमें हमने अपना जो डीएनए था हमारी पसंद का, उस डीएनए को इंसर्ट करवाया हुआ है। ठीक है, सो यहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहले इसके पास क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन तो यहां पर मौजूद है। ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था उसको मैंने कट करके वहां पर एक दूसरा जीन उसके बीच में जोड़ दिया है। दैट मींस कि यहां पर जो TETR रीजन था उसमें जो BAM-H1 साइट होती है ना, उसको मैंने कट किया और अपना जो डीएनए था उस पे लाकर उसको जोड़ दिया है। सो इसकी वजह से क्या होगा कि अब जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस था वो वहां का खत्म हो जाएगा, मतलब उस जीन की जो प्रॉपर्टी थी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाना वो खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने उस जीन को कट कर दिया और बीच में उसके कुछ दूसरा इंसर्ट कर दिया। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई विल से कि यहां पर जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था उसके साथ क्या हुआ बच्चों, उसके साथ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन उसका हो गया। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मतलब कि मैंने कुछ
इंसर्ट कर दिया वहां पर, जिसकी वजह से इनएक्टिवेशन उस पर्टिकुलर जीन का हो गया। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। किस वजह से हुआ? वो इस वजह से हुआ क्योंकि यहां पर जो मेरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था उसको मैंने बीच में से, ये मेरा जीन था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, उसको मैंने बीच में से बैम H1 साइड पे से कट करके वहां पर कुछ और जोड़ दिया बीच में, तो अब उसकी प्रॉपर्टी तो लूज हो गई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की, राइट? सो दैट इज व्हाई आई विल कॉल इट एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो ये वाला जो पर्टिकुलर थर्ड कॉलोनी है अपनी, ये है रिकॉम्बिनेंट की। और रिकॉम्बिनेंट वाली जो तीसरी कॉलोनी है, अब मुझे बताओ क्या वो एम्पिसिलिन जिसके अंदर है उस पर्टिकुलर रीजन में ग्रो करेगी, उस प्लेट पे ग्रो करेगी क्या? यस, इट विल बी एबल टू सर्वाइव ऑन दिस प्लेट। इस प्लेट पे वो क्यों सर्वाइव करेगी? क्योंकि एम्पिसिलिन वाला जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन है वो तो इंटैक्ट है, वो तो पूरा है, मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो उसको मिलेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन में वो सर्वाइव क्यों नहीं कर पाएगी? वो इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि यहाँ पर जो टेट्रासाइक्लिन थी वहां पर उसकी जगह पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, और इस वजह से इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव हियर। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक अगर डली हुई है तो वो उस केस में वहां पर मर जाएगी क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। और यहाँ पर इस तरीके से हमारे जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के जीन्स थे उन्होंने काम किया हमारे सिलेक्टेबल मार्कर्स की तरीके से, और दे एक्चुअली हेल्प्ड अस टू आइडेंटिफाई द नॉन रिकॉम्बिनेंट, द रिकॉम्बिनेंट एंड द नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। इस तरीके से हमें तीनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया। अब आप क्या करोगे लैब में? आप आइडेंटिफाई करोगे कि अच्छा तीसरी नंबर की जो कॉलोनी है वो एम्पिसिलिन में सर्वाइव कर रही है, टेट्रासाइक्लिन में नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि जो तीसरी वाली कॉलोनी है वही मेरी रिकॉम्बिनेंट है, और आप मास्टर प्लेट्स में से तीसरी नंबर की जो कॉलोनी है उसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे और फिर उसको ग्रो करवाओगे। तो ऐसे होता है लैब के अंदर। ये तो होती है आपकी रेप्लिका प्लेटिंग मेथड, ठीक है। लेकिन एक और मेथड है जो कि इससे ज्यादा आसान है। आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि ये जो प्लेटिंग मेथड है ये एक्चुअल में थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट है, ये थोड़ी ज्यादा कंबरसम होती है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इससे सिंपल एक मेथड हो सकती है विच इज व्हाट वी कॉल एज ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग भी करवा सकते हैं। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग तो एक दूसरे तरीके का अब हम सिलेक्टेबल मार्कर यूज करेंगे जिसकी मदद से हम ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग की हेल्प से, मतलब कि अब हम कलर्स को यूज करके, अगर मुझे डायरेक्टली कलर्स मिल जाए ऐसे व्हाइट और ब्लू, जिससे कि मैं पता लगा पाऊं कि अच्छा ये मेरा रिकॉम्बिनेंट है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो कितना बढ़िया हो जाएगा। तो वो हम मेथड इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, वैसे ही देखिए 1, 2 एंड 3 कॉलोनीज हैं आपकी, 1, 2, 3, जिसके अंदर आप लोग देख रहे हो सबसे पहला वाला केस जो है वो किसका दिख रहा है आपको? सभी को दिख रहा है, उसमें प्लाज्मिड नहीं है, वेक्टर नहीं है। दैट मींस दिस इज योर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। ये कौन है आपका? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, जिसने कि प्लाज्मिड लिया ही नहीं, जिसके अंदर वेक्टर गया ही नहीं, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। अब इसके अंदर देखो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर में नहीं है, दैट मींस कि ये ट्रांसफॉर्मेंट तो है बट इट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। ये क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और फिर तीसरे नंबर वाला केस कौन सा है? तीसरे नंबर वाला केस है जिसके अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। ओके, व्हाट इज इट? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ओके, अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, व्हाट डू वी हैव टू डू। सबसे पहले तो यहां पर आपको दिख रहा है ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है, मतलब कि ये रिकॉम्बिनेंट है आपका। अब आपको क्या करना है? आपको इनके बीच में भी डिफरेंस पता करना है। सबसे पहले तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर देते हैं। कैसे कर सकते हैं? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के पास देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसके पास में कोई भी एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो हम इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई एंटीबायोटिक डाल के उसको किल करके हम लोग पता लगा लेंगे कि ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने सिलेक्टेबल मार्कर्स यूज किए हैं वो क्या क्या है? यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव यूज्ड द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ओनली। क्या यूज किया है मैंने? एम्प आर, ठीक है, मतलब कि अपना एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन मैंने ये वाला यूज किया है। और दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर जो मैंने यूज किया है दैट इज लैक जेड जीन। कौन सा यूज किया है मैंने? लैक जेड जीन, लैक जेड जीन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन अब मेरे सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक प्लेट ली मैंने, उसके अंदर हमारी 1, 2 एंड 3 कॉलोनीज हैं,
ओके और इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने डाल दी एम्पिसिलिन। कौन सी एंटीबायोटिक डाल दी, एम्पिसिलिन डाल दी मैंने। अब जब मैंने एम्पिसिलिन ऐड करी तो यहाँ पर जो नंबर 1 वाली कॉलोनी है वो तो ऐसे ही सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो तो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। देखिए नंबर 1 कॉलोनी it will not be able to survive. Why? Because उसके अंदर तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ही नहीं है, लेकिन इन दोनों के पास में आप देखोगे तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। दैट इज वाई ये एम्पिसिलिन वाले मीडियम में सर्वाइव करेंगी 2 और 3 कॉलोनीज, ठीक है। लेकिन अभी हमारी समस्या खत्म नहीं हुई है, अब अपने को डिस्टिंग्विश करना है 2 और 3 कॉलोनीज में। नाउ वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉलोनी 2 एंड 3। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए एक बहुत ही आसान मेथड है, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। कैसे होती है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, तो वो आप लोग यहाँ पर समझिए। तो यहां पर जो मैंने ये वाला अपना सिलेक्टेबल मार्कर यूज किया है LAC-Z जीन का। LAC-Z जीन आप सब जानते हैं कि क्या करता है, व्हाट इज LAC-Z जीन। LAC-Z जीन जो है वो एनकोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम की एंजाइम के लिए, राइट। बीटा गैलेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम के लिए एनकोड करता है ये। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम की एंजाइम क्या करती है, लैक्टोज को डाइजेस्ट करती है। What it does? It is responsible for the digestion of lactose. क्या करेगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, it will digest the lactose enzyme. Sorry, it will digest the lactose sugar. वो लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगी। लेकिन यहां पर साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने ये किया कि लैक्टोज की जगह पर एक उसी से मिलता जुलता, उसी के जैसा एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बना दिया जो कि डाइजेस्ट होने पर एक कलर प्रोड्यूस करे। ओके और वो जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है उसे हम कहते हैं एक्स गैल। तो यहां पर क्या है, आपको एक बात पता थी कि LAC-Z जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो लैक्टोज को डाइजेस्ट करती है। ये फैक्ट हमें पता था, लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया कि लैक्टोज की जगह पर एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ले लिया जो कि डाइजेस्ट होने पर ब्लू कलर दे। और वो जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है वो लैक्टोज के जैसा ही होता है स्ट्रक्चर में, और इस वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज उसको भी डाइजेस्ट कर देती है। तो हमने लैक्टोज की जगह पर क्या यूज किया बच्चों, एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। उस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का नाम है एक्स गैल। और ये जो एक्स गैल होता है, ये एक्स गैल जब डाइजेस्ट होता है तो ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट ब्लू कलर हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो व्हाट इज एक्स गैल, एक्स गैल इज द क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, इट इज द क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ओके ये डाइजेस्ट होने पर हमें ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा। तो अब आप लोग समझिए कि जिस पर्टिकुलर कॉलोनी में, जिस पर्टिकुलर इकोलाई में LAC-Z जीन इंटैक्ट है, LAC-Z जीन प्रेजेंट है, तो वो एक्स गैल को डाइजेस्ट करने में एफिशिएंट होगा, वो एक्स गैल को डाइजेस्ट कर पाएगा। तो पर्टिकुलरली जो आपकी नंबर 2 वाली कॉलोनीज होंगी, नंबर 2 वाली कॉलोनीज आपको ब्लू कलर की दिखाई देंगी। यहां पर आपको इस तरीके से ब्लू कलर की दिखाई देंगी सेकेंड वाली कॉलोनीज, मतलब कि जो आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट इट विल अपीयर ब्लू। ब्लू कलर कौन दे रहा है, जो आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, इट विल गिव ब्लू कलर। क्यों, क्योंकि उसके अंदर LAC-Z जीन इंटैक्ट है और वो एक्स गैल को डाइजेस्ट करके ब्लू कलर दे रहा है, ब्लू कॉलोनीज बना रहा है आपकी पेट्री डिश के ऊपर। लेकिन जो आपका रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट में क्या हुआ कि जो LAC-Z जीन था, यहां पर LAC-Z जीन में हो गया है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्योंकि यहां पर हमने अपना LAC-Z जीन को कट करके उसके बीच में अपना वाला जो DNA था वो हमने एंटर करवा दिया है। हमारा जो डिजायर्ड DNA था उसको हमने एंटर करवाया है। सो दैट इज व्हाई यहां पर LAC-Z का क्या हो गया, इस केस में यहां पर हमने इंसर्ट करवा दिया। दैट इज व्हाई हियर देयर इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन दैट हैज टेकन प्लेस। सो यहां पर क्या हुआ है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है। सो इस इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होने की वजह से क्या होगा कि अब यहां पर LAC-Z जीन तो रहा ही नहीं, इसलिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज रहेगी नहीं, इसलिए यहां पर एक्स गैल डाइजेस्ट ही नहीं होगा।
तो जब एक्सकेल डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो उस वक्त यहाँ पर जो ई कोलाई है वो व्हाइट ही अपीयर होगा, क्योंकि ई कोलाई यूजुअली एक्चुअल में पेट्री डिश में व्हाइट कॉलोनीज के फॉर्म में ही दिखता है, व्हाइट अपीयर होता है। तो इस तरीके से हम पता लगा लेंगे कि अच्छा ये जो सफेद सफेद दिख रहा है हमें, जो व्हाइट वाला है वो हमारा रिकॉम्बिनेंट है, जो ब्लू है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। तो हम इनको यहां से अलग अलग कर देंगे, हम अपने व्हाइट वाले को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और फिर उसको हम ग्रो करवा देंगे। तो इस तरीके से जो सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, लैक्जेड या फिर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन या फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, वो एक टैग की तरह से काम कर देते हैं। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होने पर हमें पता लग जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर हमारा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। सो इस तरीके से ये प्रोसेसेस काम करती हैं, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग एंड योर रेप्लिका प्लेटिंग मेथड। ये आप लोगों को एनसीईआरटी ने दे रखी है, लेकिन कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो अब चलिए जल्दी से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और क्वेश्चंस के बाद आप लोगों को ये जो टॉपिक था ये बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू ऑल कैन सी, ट्रांसफॉर्मेंट्स इंक्लूड, ट्रांसफॉर्मेंट्स में क्या क्या होता है? सेल्स विच हैव picked vector with foreign DNA ligated to it, cells which have picked up vector without foreign DNA ligated to it, या फिर cells which have not picked up vector, या फिर both 1 and 2। तो देखो ट्रांसफॉर्मेंट दोनों हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेंट में हो सकता है कि वेक्टर जिसने फॉरेन डीएनए को जिसके अंदर लाइगेटेड है उसको पिक किया है, या फिर खाली वेक्टर भी हो सकता है जिसके अंदर फॉरेन डीएनए नहीं आया है, वो भी हो सकता है। मतलब कि both 1 and 2 आर करेक्ट इन दिस केस। फिर उसके बाद रिकॉम्बिनेंट्स क्या होते हैं? रिकॉम्बिनेंट, सेल्स विच हैव पिक्ड अप वेक्टर विद फॉरेन डीएनए लाइगेटेड टू इट, सेल्स विच हैव पिक्ड अप वेक्टर विदाउट फॉरेन डीएनए लाइगेटेड टू इट। नहीं, रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेंट का मतलब है ऐसे सेल्स जिसके अंदर वेक्टर्स ने फॉरेन डीएनए के साथ में आए हैं, ठीक है, जिसके अंदर वेक्टर के ऊपर आपका फॉरेन डीएनए लगा हुआ आया है, वो होगा आपका रिकॉम्बिनेंट। सो दैट इज व्हाई दिस। देन उसके बाद देखिए विच इज ट्रू अबाउट रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट। क्या सही है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में? ऑल ट्रांसफॉर्मेंट आर रिकॉम्बिनेंट्स, ऑल रिकॉम्बिनेंट्स आर ट्रांसफॉर्मेंट्स, नो रिलेशन बिटवीन दीज टू, या फिर दोनों सेम चीजें हैं। सो एज यू कैन अंडरस्टैंड हियर कि सारे ट्रांसफॉर्मेंट्स, जितने भी ट्रांसफॉर्मेंट्स हों वो रिकॉम्बिनेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कई सारे ट्रांसफॉर्मेंट्स जो होते हैं वो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं, उनके अंदर आपका फॉरेन डीएनए आया ही नहीं है। लेकिन सारे रिकॉम्बिनेंट्स, अगर कोई रिकॉम्बिनेंट है तो उसका ट्रांसफॉर्मेंट होना तो जरूरी है, मतलब उसके अंदर वेक्टर तो आना ही चाहिए, तभी तो वो रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इफ अ फॉरेन जीन इज लाइगेटेड एट BAM-H1 साइट ऑफ वेक्टर PBR322 देन द रेजिस्टेंस फॉर दिस इज लॉस्ट। क्या होगा यहाँ पर? अगर फॉरेन जीन जो है उसको आपने BAM-H1 साइट पे लाइगेट किया है, मतलब कि आपने टेट्रासाइक्लिन को कट कर दिया है, और इस वजह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को आपने कट किया। सो दैट्स व्हाई टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी लॉस्ट, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, उसके ऊपर BAM-H1 पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया। फिर उसके बाद रिकॉम्बिनेंट्स मेंशन्ड इन इफ अ फॉरेन जीन इज लाइगेटेड एट BAM-H1 साइट ऑफ वेक्टर PBR322 विल। रिकॉम्बिनेंट्स जो है यहाँ पर, if a foreign gene is ligated at BAM-H1 site of vector PBR322 will, अब वो कहां पर ग्रो करेंगे, कहां पर नहीं करेंगे? ग्रो इन एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन बोथ, क्या दोनों में ग्रो कर पाएंगे? ग्रो इन एम्पिसिलिन बट नॉट इन टेट्रासाइक्लिन, या फिर ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन बट नॉट इन एम्पिसिलिन, या फिर ग्रो नाइदर इन टेट्रासाइक्लिन नॉर इन एम्पिसिलिन। अब सीधी सी बात आपको यहाँ पर दिख रही है कि आपने BAM-H1 साइट पे, मतलब आपने अगेन टेट्रासाइक्लिन को इनएक्टिवेट करवाया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को इनएक्टिवेट करवाया है। सो अगेन यहां पर क्या होगा कि एम्पिसिलिन में तो ग्रो करेगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन में वो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि एम्पिसिलिन इंटैक्ट है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन को आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को आपने खत्म कर दिया। कैसे? BAM-H1 साइड पे कट लगा के। ओके, देन नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स विल, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होगा, अब उसका क्या होगा बताइए? ग्रो इन एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन बोथ, ग्रो इन एम्पिसिलिन बट नॉट इन टेट्रासाइक्लिन, ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन बट नॉट एम्पिसिलिन, ग्रो नाइदर इन टेट्रासाइक्लिन नॉर इन एम्पिसिलिन। अब ये काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, अगर आपने कॉन्सेप्ट को ध्यान से नहीं समझा है तो देखिए नॉन रिकॉम्बिनेंट है,
नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, इसका मतलब उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस दोनों है, तो इस वजह से वो दोनों ही एंटीबायोटिक्स के प्रेजेंस में सर्वाइव कर पाएगा। सो इट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन बोथ, क्योंकि वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, मतलब कि उसके पास दोनों के दोनों रेजिस्टेंट जीन जो है सिलेक्टेबल मार्कर्स वो इंटैक्ट है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ई कोलाई विल, अब जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है मतलब जिसके अंदर वेक्टर ही नहीं आया है, उसका क्या होगा? ग्रो इन एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ग्रो इन एम्पिसिलिन बट नॉट इन टेट्रासाइक्लिन, ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन बट नॉट इन एम्पिसिलिन, ग्रो नाइदर इन टेट्रासाइक्लिन नॉर इन एम्पिसिलिन, दोनों में वो ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ना तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है ना टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, मतलब कि उसके पास तो अपना ये जो वेक्टर है वो आया ही नहीं, दैट्स व्हाई। देन उसके बाद ये देखिए, read the following statements and select the correct option. In insertional inactivation, blue color produced by bacterial colonies indicates that the plasmid does not have an insert into the bacterial genome, and presence of insert results into insertional inactivation of beta galactosidase enzyme, and the colonies do not produce any color. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे कैसे लग रहे हैं? हमको सही लग रहे हैं। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में ब्लू कलर जो है वो बैक्टीरियल कॉलोनीज कौन सी वाली देंगी? वो वाली देंगी जिसके अंदर इंसर्ट नहीं हुआ है ना, बैक्टीरियल जीनोम जिसके अंदर मतलब हमारा प्लाज्मिड जो है उसमें फॉरेन डीएनए नहीं आया है, दैट मींस उसमें लैक-जेड जीन लगा हुआ है, दैट्स व्हाई वो ब्लू कलर प्रोड्यूस कर रहा है एक्स गैल को डाइजेस्ट करवा के। और जो दूसरा केस है उसमें लिखा हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट, अगर इंसर्ट आपने लगा दिया है तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है और उस वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो एक्चुअल में यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और इस वजह से कोई कलर नहीं मिलेगा, व्हाइट ही दिखेगी वो। सो दैट इज व्हाई दोनों ही स्टेटमेंट्स हमें सही लग रहे हैं यहाँ पर। फिर recombinant DNA is inserted when rDNA is inserted in coding sequence of beta galactosidase। अब आपने rDNA को एंटर करवा दिया है अगर, तो क्या होगा? एंजाइम्स जो है वो सिंथेसाइज होगी नॉर्मली, या फिर ब्लू कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस होंगी बाय द नॉन रिकॉम्बिनेंट, या फिर कलरलेस कॉलोनीज प्रोड्यूस होंगी बाय नॉन रिकॉम्बिनेंट, ऑरेंज कॉलोनीज प्रोड्यूस होंगी, क्या होगा? तो ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हैं कि आपने क्या किया, जो आपकी कोडिंग सीक्वेंस थी बीटा गैलेक्टोसाइडेज की, मतलब लैक-जेड जो जीन था उसकी जगह पर आपने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करवा दिया, आपका आरडीएनए वहां पर आ गया है। सो दैट मीन्स कि जो रिकॉम्बिनेंट है अब वो तो कोई कलर नहीं देगा, यहाँ लिखा है नॉन रिकॉम्बिनेंट कलरलेस आएगा, सो ये गलत हो गया। ब्लू कलर्ड कॉलोनीज आर प्रोड्यूस्ड बाय नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये बात सही है, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो ब्लू कलर देता है ना, सो ये बात हमें यहाँ पर सही लग रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जब आ जाते हैं एग्जाम में तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी वजह से ये टॉपिक हमने आज यहाँ पर क्लियर किया है। और इसी तरीके से और भी कोई टॉपिक्स हो जो कि आप लोग क्विकली समझना चाहते हो, उनके क्वेश्चन करना चाहते हो, तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। और एज यू ऑल नो कि नीट यूजी सब्सक्रिप्शंस का जो प्राइस है वो अब हाइक होने वाला है, और ये जो ऑफर है ये अब आज ही तक वैलिड है, जून 23rd, और दैट इज व्हाई इफ यू वांट टू टेक दी सब्सक्रिप्शंस, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जिसके अंदर आपको 12+1 मंथ्स का एक मंथ का एक्सटेंशन भी फ्री मिल रहा है, मतलब टोटल 13 मंथ्स का नीट यूजी सब्सक्रिप्शन यू आर गेटिंग एट जस्ट 5499। एंड एज यू ऑल नो कि बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, सो दैट इज व्हाई आप जितनी जल्दी एनरोल करेंगे उतनी जल्दी अच्छा रहेगा। एंड आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसमें जाकर आप पता कर सकते हैं। स्पार्टन्स बैच में ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, एंड देन यू कैन सी 24 जून से फीनिक्स 3.0 की भी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। सो बैकलॉग ज्यादा ना हो इसलिए आप लोग जल्द ही शुरू कर सकते हैं। एंड ऑल्सो एट जस्ट ₹1 रिवाइज इंडिया टेस्ट सीरीज इज गोइंग ऑन, जिसके अंदर आपको 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर ऑल दीज थिंग्स इन द डिस्क्रिप्शन। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की हुई हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, स्टे फोकस्ड एंड टेक केयर।